Yes, dear student, today we are going to start the new chapter of plus 2 syllabus, molecular basis of inheritance, and this is the introductory lecture. Clear? बच्चों, ये लेसन ऐसा लेसन है जो मैक्सिमम वेटेज रखता है नीट के लिए। आप समझ गए होंगे आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आसानी से पढ़िएगा और एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मेडिकल के नीट के क्वेश्चन की फॉर्म में बताऊंगा। बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड को। हालांकि एक साइंटिस्ट थे अल्टमैन, जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड वर्ड दिया था, और सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक, जो कि 1869 में, जिन्होंने पस सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। फ्रेडरिक मिक्सचर, पूरा नाम है फ्रेडरिक मिक्सचर। तो फ्रेडरिक ने जो न्यूक्लियस पस सेल का था उसके अंदर डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को, और इसने उसको कह दिया था न्यूक्लिन। क्या वर्ड दे दिया था? न्यूक्लिन। मैं आगे बताऊंगा। बच्चों, न्यूक्लिक एसिड में हम लोग स्टडी करेंगे डीएनए और आरएनए की। क्लियर? देखते हैं, डीएनए इज डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि डीएनए और आरएनए दोनों में 5 कार्बन शुगर, राइबोस शुगर है, लेकिन डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर है, आरएनए में राइबोस शुगर है। मैं बाद में बताऊंगा अभी। तो इसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए की बात करेंगे। बात करते हैं डीएनए की। बच्चों, 2 तरीके की सेल्स हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रिमिटिव टाइप। प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियन माने न्यूक्लियस। इंसिपिएंट टाइप रहता है, प्रिमिटिव टाइप रहता है, उसका न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड रहता है, इसीलिए वर्ड यूज़ कर देते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में बच्चों कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है। न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए है और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन सेल ऑर्गेनेल्स में भी डीएनए है। क्लियर? तो बच्चों, जो न्यूक्लियस का डीएनए, यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपके नीट का, कि जो न्यूक्लियस में डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है लेकिन लीनियर है, और उसको बोल क्या देंगे? न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जा रहा है इसलिए इसको न्यूक्लियर डीएनए कह दिया। कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कैसा फॉर्म है? लीनियर फॉर्म है। कहाँ है? न्यूक्लियस में है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रीजन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आप देख रहे हैं मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई हुई है। ठीक इसी तरीके से बच्चों, यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें भी डीएनए है, लेकिन वो कैसा है? ये मेडिकल का क्वेश्चन है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए किसमें है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको क्या कह देंगे? साइटोप्लाज्मिक डीएनए। दूसरा नाम क्या दे देंगे इसको? साइटोप्लाज्मिक डीएनए। बच्चों, ये न्यूक्लियस रीजन के बाहर है ना, इसलिए इसको एक और नाम दे देंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। क्या नाम दे देंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। चलिए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसा नाम बता रहा है, 2 ग्रीक वर्ड है। प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियन माने न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी न्यूक्लियस हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, मीन्स दैट अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। तो उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा है? मेडिकल का क्वेश्चन। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड।
और जो इसमें दूसरा न्यूक्लिक एसिड राइबोस न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों जो यूकैरियोटिक में आरएनए होता है वो प्रेजेंट तो बहुत होता है लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। आप देख रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स में भी आरएनए पाया जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के कुछ थोड़ी बहुत डिस्कवरी की बात। बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड है उसको सबसे पहले जिसने डिस्कवर्ड किया था उसका नाम है फ्रेडरिक मिशर। जो फ्रेडरिक मिशर थे उन्होंने 1869 में इस न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर्ड किया। और जिस चीज़ में उन्होंने डिस्कवर्ड किया, जहाँ से डिस्कवर्ड किया, वो मेडिकल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। न्यूक्लियस ऑफ पस सेल में इन्होंने डिस्कवर्ड किया और इसको एक नाम दे दिया, नाम दिया न्यूक्लिन। न्यूक्लिन नाम से इसको बुला दिया। मीन्स दैट डेंस एसिडिक। क्यों न्यूक्लिक कहा, क्योंकि डेंस एसिडिक नेचर का है। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट मेडिकल का क्वेश्चन, फ्रेडरिक मिशर। कब, 1869 में। कहाँ से, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। क्या कह दिया उसको, न्यूक्लिन, जो क्या था, डेंस एसिडिक। अब बात आती है कि इसको न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया। बच्चों न्यूक्लिक एसिड नाम देने वाले साइंटिस्ट, न्यूक्लिक एसिड नाम देने वाले साइंटिस्ट, न्यूक्लिक एसिड नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है आल्टमैन। आल्टमैन ने इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। आल्टमैन ने इसको क्या नाम दिया बच्चों, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड बना होता है पॉलीमर। जहाँ पे पॉलीमर वर्ड लग गया आप समझ लीजिए मीन्स दैट चेन है। लेकिन किसका पॉलीमर है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मीन्स दैट न्यूक्लियोटाइड होगा, देन फिर न्यूक्लियोटाइड होगा, देन फिर न्यूक्लियोटाइड होगा, देन फिर न्यूक्लियोटाइड होगा, तभी यह कहलाएगा पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर हुआ। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, मोनोमर यूनिट हो गई। यहाँ लिखिए मोनोमर। तो इसका मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का, जो क्या है, मोनोमर है। ठीक है, कई मोनोमर्स चेन में लग जाएंगे और उससे तैयार हो जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड है आप जानते हैं कि इन केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो यूनिट आपको आज पता लगा कि वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। तो बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, बना होता है बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट का। किसका बना होता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट का। क्लियर बात हो गई। बच्चों जो इसमें शुगर होती है, देखिए जो शुगर होती है, 10 शुगर कैसी है, 5 कार्बन है। कितने कार्बन है उसमें, 5 कार्बन। और 5 कार्बन की शुगर को क्या कह देते हैं, पेंटोस शुगर। क्या कह देते हैं, पेंटोस शुगर पाई जा रही है 5 कार्बन की, जिसका नाम क्या है बच्चों,
नाम है राइबोस। क्या नाम है? राइबोस। अब हम पहले राइबोस शुगर को देखते हैं। देखिए बच्चों, जो राइबोस शुगर है, ये मैं बना रहा हूँ राइबोस शुगर को। स्ट्रक्चर देखिएगा ध्यान से। राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर, ये बच्चों राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं कार्बन की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही, 1 कार्बन देखिए। अगर इसकी नंबरिंग की जाए तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की ये जो राइबोस शुगर है, अगर ये प्रेजेंट है बेस और फॉस्फेट के साथ, तो वो न्यूक्लियोटाइड किसका बन गया बच्चों? आरएनए का। लेकिन अगर इसकी सेकंड कार्बन पोजीशन से ऑक्सीजन हटा दे तो ये बन जाती है डीऑक्सीराइबोस। कौन सी शुगर बन जाती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाती है। फिर अगर बेस और फॉस्फेट आप लगाएंगे तो वो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो आपने देखा डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें राइबोस शुगर है। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि जो सेकंड कार्बन है राइबोस शुगर में OH है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस शुगर में O जो ऑक्सीजन है वो अब्सेंट है सेकंड कार्बन से। क्लियर हुआ? तो कौन से कार्बन में ऑक्सीजन अब्सेंट है? नीट का क्वेश्चन है। कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर है। क्लियर हुआ? अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ बेस जुड़ जाए और फॉस्फेट जुड़ जाए तो ये देखिए बेस शुगर प्लस फॉस्फेट मीन्स दैट न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए बन गया। न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए बन गया। और अगर यहीं पर हम O लगा देते तो ये राइबोस शुगर बन जाती और बेस और फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बना देता? ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बना देता। अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर लगी हुई है तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बन रहा बेस और फॉस्फेट के साथ मिलकर। कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की है। कौन सी शुगर है? पेंटोस शुगर है। डीएनए में कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। अब देखिए बच्चों, ये ऑक्सीजन यहाँ पर अब्सेंट है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होती है, लेकिन डीएनए में तो शुगर डीऑक्सीराइबोस है। सेकंड कार्बन में ऑक्सीजन अब्सेंट है, मीन्स दैट ये लेस रिएक्टिव होगा। डीएनए कैसा होगा? जब लेस रिएक्टिव होगा तो इसके मतलब मोर स्टेबल होगा, और जब मोर स्टेबल होगा तो इसको कंसीडर्ड कर देंगे जेनेटिक मटेरियल। क्लियर बात हो गई? अगर आरएनए होता, अगर ये आरएनए का राइबोस शुगर होती तो आरएनए के राइबोस शुगर में आप यहाँ ऑक्सीजन लगाते और इसको आप लिखते राइबोस, डीऑक्सी हट जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन लग गया। तो आरएनए में सेकंड कार्बन में राइबोस शुगर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हाईली रिएक्टिव है। तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा आरएनए का न्यूक्लियोटाइड, आरएनए हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। जब हाईली रिएक्टिव होगा तो फिर लेस स्टेबल होगा। कैसा होगा? लेस स्टेबल, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी कम है। तो किसके कारण कम है? ये मेडिकल का क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ OH ऑन सेकंड कार्बन ऑफ शुगर। जो राइबोस शुगर है उसके सेकंड कार्बन में OH प्रेजेंट होने के कारण आरएनए इज हाईली रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होने के कारण मीन्स दैट ऑक्सीजन हटाइए, अब यहाँ पे नाम के आगे डीऑक्सी लगाइए। तो जब डीएनए आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन एब्सेंट दिख रही है, यानी मतलब डीएनए लेस रिएक्टिव है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। और अगर लेस रिएक्टिव है तो मीन्स मोर स्टेबल है, इसलिए डीएनए को कंसीडर किया जाता है जेनेटिक मटेरियल। क्लियर बात हो गई? क्लियर? ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे टीएमबी हो गया, रियो वायरस हो गया, इनके अंदर आरएनए होता है तो आरएनए को ही कंसीडर कर लेते हैं जीनोम। क्लियर हुआ? लेकिन डीएनए इज़ अ मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? डीएनए, इसलिए डीएनए को कंसीडर कर दिया गया जेनेटिक
मटेरियल। क्लियर हुआ? तो इसमें इस पार्ट में आपने देखा कि न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है 5 कार्बन शुगर राइबोस का, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस है, मीन्स दैट सेकेंड पोजीशन ऑफ कार्बन से ऑक्सीजन एब्सेंट है, लेकिन आरएनए में राइबोस शुगर है, मीन्स सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसके कारण वो मोर हाईली एक्टिव है, रिएक्टिव है कह लीजिए, और लेस स्टेबल है। लेकिन डीएनए में ऑक्सीजन बच्चों एब्सेंट है, सेकेंड कार्बन पर डीऑक्सी राइबोस शुगर बन गई है, उसमें सेकेंड कार्बन पे आपने देखा ऑक्सीजन एब्सेंट है, मीन्स लेस रिएक्टिव है, मोर स्टेबल होता है डीएनए। क्लियर हुआ? तो आपको पता लगा डीएनए आरएनए में कौन मोर स्टेबल है, क्यों मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, क्यों लेस स्टेबल है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन हाई रिएक्टिव है, किसके कारण हाई है और किसके ना होने के कारण लेस रिएक्टिव है। तो ऑक्सीजन एब्सेंट होता है डीएनए की डीऑक्सी राइबोस शुगर में, इसलिए वो लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल होता है। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड में बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 शुगर प्लस बेस। बच्चों जब शुगर और बेस केवल लेते हैं तो ये चीज़ कहलाती है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। एक चीज़ पता लग गई कि अगर डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीऑक्सी राइबोस शुगर, जो आपने देखा था ऑक्सीजन मैंने एब्सेंट की वो वाला स्ट्रक्चर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, उसमें बेस जोड़ देंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्लियर हुआ? अब इस न्यूक्लियोसाइड में नाउ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, चलिए यहाँ पर भी फॉस्फेट जोड़ के बता दे रहे हैं। नाउ दिस इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों चीज़ें मिलकर कहलाती न्यूक्लियोटाइड। शुगर और बेस कहलाता न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दे, जैसे मैंने यहाँ भी जोड़ा, तो वो कहलाता न्यूक्लियोटाइड। तो आपको एक और चीज़ पता लगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो बच्चों ध्यान क्या होता है? बेस प्लस शुगर। डीएनए आप पढ़ रहे हैं तो डीऑक्सी राइबोस शुगर, जहाँ सेकंड पोजीशन से आप ऑक्सीजन हटाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तब वो डीऑक्सी राइबोस शुगर बनेगी। और उसमें आप नाइट्रोजन वाला बेस जोड़ेंगे तब वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, यानी शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड। अब उसमें आप फॉस्फेट जोड़ देंगे तब वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। तब क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। चलिए आगे चलते हैं। आपको पता लग गया न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं, और न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट है मोनोमर वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ आपके लिए। अब हम लोग देखेंगे नाइट्रोजनस बेसेस को, बात करेंगे नाइट्रोजनस बेसेस की। बच्चों नाइट्रोजनस बेस जो होंगे न्यूक्लिक एसिड में बात करेंगे तो आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे। नंबर 1, जो 6 मेंबर्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगे उनको कह देंगे पैरीमिडाइंस। क्या कह देंगे? पैरीमिडाइंस बोल देंगे, ठीक है। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। दूसरे बच्चों जो दूसरा नाइट्रोजनस बेस होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, उसको कह देंगे प्यूरीन। क्या कह देंगे? प्यूरीन। तो दो तरीके के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। हम लोग डीएनए पढ़ रहे हैं तो मैं डीएनए की बात करूंगा। डीएनए में दो तरीके के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, पैरीमिडाइन और प्यूरीन। क्लियर हुआ? यहीं पर नाम जानते हैं बच्चों। जो पैरीमिडाइन होगा उसमें 3 बेसेस होंगे डीएनए में, साइटोसिन, थायमीन, और आपको ध्यान रखना होगा तीसरा पैरामिडीन बेस यूरेसिल है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि यूरेसिल पाया जाएगा आरएनए के न्यूक्लियोटाइड बनाने में। यूरेसिल आरएनए में होता है, थायमीन डीएनए में होता है। थायमीन डीएनए में पाया जाता है,
यूरेसिल डीएनए में एब्सेंट होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, थायमिन एब्सेंट होता है। मीन्स दैट डीएनए आरएनए के बीच में नाइट्रोजनस बेस के पॉइंट पर भी एक डिफरेंस मिल गया कि इन केस ऑफ डीएनए द पैरामिडीन बेसेस आर साइटोसिन एंड थायमिन, बट इन केस ऑफ आरएनए द पैरामिडीन बेसेस आर साइटोसिन एंड यूरेसिल, साइटोसिन एंड यूरेसिल। क्लियर हुआ? तो साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन है, साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में है। बस जो पैरामिडीन में जो थायमिन है वो डीएनए में है, यूरेसिल एब्सेंट है, और आरएनए में यूरेसिल है इंस्टीड ऑफ थायमिन। इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना। एक और डिफरेंस आपको मिल गया, जैसे डीएनए आरएनए में आपने शुगर का डिफरेंस देखा था कि 5 कार्बन की डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में है और राइबोज शुगर आरएनए में है। ठीक इसी तरीके से आपको बच्चों ध्यान रखना है कि जो आरएनए होगा उसमें जो पैरामिडीन बेस होंगे वो साइटोसिन और यूरेसिल होंगे, थायमिन नहीं होगा, थायमिन एब्सेंट है। क्लियर? लेकिन डीएनए का जो पैरामिडीन होंगे नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, 6 मेंबर रिंग वाले जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो साइटोसिन और थायमिन होगा, क्योंकि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। क्लियर बात हो गई? चलिए बात करते हैं प्यूरिन में क्या पढ़ेंगे। प्यूरिन में बच्चों 2 बेसेस हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। नंबर 1 एडेनिन एंड नंबर 2 ग्वानिन। क्लियर? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने जिस समय ये सेल पढ़ी थी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, आज आपको सारे बेसिस के नाम पता लग गए कि पैरामिडीन में साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आते हैं। लेकिन अगर वो डीएनए पे क्वेश्चन दे तो साइटोसिन और थायमिन बोलिए, अगर वो आरएनए का पूछे तो साइटोसिन यूरेसिल बोलिए, अगर वो पैरामिडीन बेसिस पूछे तो साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल तीनों लिखिए। और अगर प्यूरिन की बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन लिखिए। और अगर वो पूछे कि एडेनिन और थायमिन यानी A + T किसमें ज़्यादा होता है, तो बच्चों यूकैरियोट्स में। अगर किसी सेल को आइडेंटिफाई करना हो कि ये यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है, तो बच्चों जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें A + T इज़ मोर। क्लियर? लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसमें G + C इज़ मोर। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट मेडिकल क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उस प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लिक एसिड होगा उसमें G और C यानी ग्वानिन और साइटोसिन मोर इन अमाउंट, लेकिन जो यूकैरियोटिक होगा उसमें एडेनिन एंड थायमिन इज़ मोर देन द ग्वानिन एंड साइटोसिन। क्लियर? बट इन केस ऑफ द आरएनए G + C इज़ मोर। तो प्रोकैरियोट्स के केस में G + C ज़्यादा होता है, यूकैरियोट के केस में A + T यानी एडेनिन और थायमिन ज़्यादा होता है। चलिए अब स्टेप वाइज बात शुरू करते हैं पैरामिडीन की। बच्चों पैरामिडीन एक मोनोसाइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग है, मोनोसाइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग है। क्लियर बात हुई? चलिए पहले रिंग बनाता हूँ मैं आपके लिए मोनोसाइक्लिक की। देखिए बच्चों, ऐसे ये ऐसे लाइए, ऐसे लाइए, ऐसे लाइए, ऐसे लाइए। ठीक, ये 6 मेंबर्ड हो गया। क्लियर? बच्चों जो पैरामिडीन होता है ज़रा ध्यान से सुनिएगा, उसमें 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन की बनी हुई रिंग कौन सी होती है? पैरामिडीन। इम्पॉर्टेंट मेडिकल का क्वेश्चन। कैसी रिंग है? मोनोसाइक्लिक। कैसी रिंग है? मोनोसाइक्लिक रिंग है। क्लियर? क्या क्या है इसमें? इसमें बच्चों पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है आपका नाइट्रोजन, देखिए इधर ये, और यहाँ पर नाइट्रोजन। क्लियर? अब सुनिए, ऐसी रिंग आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऐसी रिंग जिसमें कार्बन के अलावा कोई और भी एटम हो उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। क्या कहते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। तो पैरामिडीन कैसे नाइट्रोजनस बेस्ड है? अब आपको एक और वर्ड मिल गया, मोनोसाइक्लिक
एंड हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। क्यों आपने हेट्रोसाइक्लिक कहा? क्योंकि कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे एक और एटम मिल गया नाइट्रोजन। क्लियर हुआ? तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के अलावा कोई और भी एटम होता है उनको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। क्लियर बात हो गई? ठीक। तो पैरामिडीन कैसे हैं? 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1 2 3 4 कार्बन। तो 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन का बना होता है पैरामिडीन। क्या चीज़? पैरामिडीन। जो कैसा है? एक साइकिल है ना, एक साइक्लिक है ना, मोनोसाइक्लिक है। और कार्बन के अलावा दूसरा एटम कौन सा है? नाइट्रोजन, इसलिए हेट्रो वर्ड लगा है, हेट्रोसाइक्लिक है। क्लियर हुआ? क्लियर। आगे देखिए बच्चों, जब आप पैरामिडीन की नंबरिंग करेंगे कार्बन्स की, उस समय आपको ध्यान देना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक चीज़ मिल गई कि जो पैरामिडीन है वो 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन है। क्लियर हुआ? सिंगल रिंग है, मीन्स दैट मोनोसाइक्लिक है। और कैसी मोनोसाइक्लिक है? क्योंकि कार्बन के साथ नाइट्रोजन दूसरा एटम भी दिख रहा है, मीन्स हेट्रोसाइक्लिक है। कितना आसान है, देखा? अब आप देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर आप देख चुके हैं कि डीएनए के केस में जो पैरामिडीन बेस है वो साइटोसिन है और थाइमिन है, और आरएनए के केस में यूरेसिल है। चलिए हम जर्नल बात करते हैं, पैरामिडीन के बारे में बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस के बारे में। जो न्यूक्लियोटाइड में है वो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है। क्लियर हुआ? बच्चों, जब भी कभी इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, देखिए कितना आसान है स्ट्रक्चर बनाना। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। साइटोसिन का स्ट्रक्चर आप देखने जा रहे हैं, साइटोसिन। ठीक है, आप पहले देखिए, ये लाए, आपको मालूम है यहाँ पे नाइट्रोजन था, ये लाए, यहाँ लाए, यहाँ पर नाइट्रोजन लगाया, ऐसे लाए, ये लाए, ये मिलाया, तो आपको 2 नाइट्रोजन भी दिख गए और आपको 4 कार्बन भी दिख गए। यानी मतलब आप पैरामिडीन बना रहे हैं। 6 मेंबर्ड रिंग लाइक नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन आपको दिख रहा है। क्लियर बात हो गई? बच्चों, जो आप जब आप इनकी नंबरिंग करेंगे, क्लियर हुआ? जब आप इनकी नंबरिंग करेंगे तो हमेशा जो बेस वाला नाइट्रोजन होगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो आप नंबरिंग करेंगे वो बेस वाले नाइट्रोजन से करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब चाहे एक ट्रिक समझ लीजिए या इसको तैयार करने का तरीका आप समझ लीजिए। तीनों ही, चाहे आप साइटोसिन हो, चाहे यूरेसिल हो, चाहे थाइमिन हो, तीनों में आप 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड दे दीजिए तीनों के स्ट्रक्चर में। क्लियर हुई बात? क्लियर। और बच्चों, इसकी नंबरिंग का तरीका क्या है? इसकी नंबरिंग का, पैरामिडीन की नंबरिंग का तरीका है क्लॉकवाइज। कैसा है? क्लॉकवाइज। देखिए ना, मैंने क्लॉकवाइज नंबरिंग की है। 1 2 3 4 5 6। तो क्लॉकवाइज नंबरिंग किस में होती है? पैरामिडीन में। पैरामिडीन में कितने नाइट्रोजन है? 2। पैरामिडीन में कितने कार्बन है? 4। पैरामिडीन कैसा नाइट्रोजनस बेस है? मोनोसाइक्लिक। और उसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है तो हेट्रोसाइक्लिक। नंबरिंग के लिए रूल क्लॉकवाइज। फिर ट्रिक क्या है? 5th और 6th वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? अब सुनिएगा, चाहे साइटोसिन हो, चाहे यूरेसिल हो, चाहे थाइमिन हो, क्लियर बात हो गया? तीनों में बच्चों आप सेकंड कार्बन पे, मेरी बात सुनिए, सेकंड कार्बन पे आप लगा दीजिएगा कीटो ग्रुप। क्या लगा देंगे? कीटो ग्रुप। सब में ये कीटोन ग्रुप है ना, तो कीटोन ग्रुप सेकंड पे लगा दीजिए।
क्लियर हुआ। जब आप इसमें अमीनो ग्रुप जोड़ेंगे NH2, जब अमीनो ग्रुप जोड़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि साइटोसिन में दो चीज़ें हैं, एक अमीनो ग्रुप प्लस कीटोन ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप और कीटोन ग्रुप का बना हुआ कौन है? साइटोसिन। कौन है? साइटोसिन। क्लियर हुआ। तो जो साइटोसिन है वो बना हुआ है अमीनो ग्रुप और कीटोन ग्रुप का। देखिए अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। नंबरिंग आपने क्लॉकवाइज की, कहाँ से की? बेसल से की। अब आप ये देखिएगा, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जहाँ पर अमीनो ग्रुप होता है, जिस कार्बन पर अमीनो ग्रुप होता है, उसके सबसे पास में आप देखिए कौन सा नाइट्रोजन है। आपने देखा ये वाला नाइट्रोजन है, देखा 3rd नंबर पे नाइट्रोजन है, इसके पास अमीनो ग्रुप, इस कार्बन पे लगाना 4th पर, तो सबसे पास का नाइट्रोजन देखिए, ये नाइट्रोजन तो दूर है, ये वाला पास में ना, ठीक है, उसके साथ में बना दीजिए इसकी बॉन्ड। क्लियर बात हुई? क्लियर हुआ? क्लियर। अब चेक करिए नाइट्रोजन की वैलेंसी। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। ज़रा यहाँ देखिए 1 2, यानी एक कम है, इसी में आप जोड़ दीजिए H। क्या जोड़ दीजिए? H। और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3 सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर 1 2 था, एक करना था, यहाँ आपने H लिख दिया। क्लॉकवाइज आपने नंबरिंग कर दी। 5 से 6 के बीच में सब में आप डबल बॉन्ड बना रहे हैं। आपको मालूम है जहाँ पे अमीनो ग्रुप होता है, जिस कार्बन पे, उसके पास के नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनता है, बना दीजिए। अब ये तैयार हो गया आपका साइटोसिन। क्लियर हुआ। इसी तरीके से देखिए हम लोग देखेंगे यूरेसिल को। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं यूरेसिल की। फॉलो वही है, यूरेसिल पैरिमिडीन है, मीन्स 2 नाइट्रोजन होंगे, 4 कार्बन होंगे, हेट्रोसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक है, और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, आरएनए में थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, ठीक वही काम करिए बच्चों। क्या करेंगे आप? सबसे पहले रिंग बनाइए, ऐसे लाए, ऐसे लाए, ये लाए, यहाँ पे आए, इसको लाए, इसको लाए, इसको लाए, ये आपकी रिंग बन गई। क्लियर हुआ। देखिए आपको नाइट्रोजन 2 दिख गए, कार्बन आपको 4 दिख गए। मैंने बताया था नंबरिंग कैसे करेंगे? बेस वाले से करेंगे। तो बेस वाले से जब आप नंबरिंग करेंगे तो आपको क्या नंबरिंग मिल जाएगी? 1 2 3 4 5 6। पैरामिडीन में देखना ट्रिक, 5 से 6 के बीच डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ। सेकंड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप सेकंड पोजीशन पर। जब आप यूरेसिल बनाएंगे तब आपको ध्यान रखना होगा कि कीटोन ग्रुप 2 होंगे, यानी यूरेसिल के केस में बच्चों क्या आपको ध्यान रखना है? कीटोन और कीटोन ग्रुप होते हैं। क्लियर हुआ। साइटोसिन में क्या ध्यान रखना है? अमीनो ग्रुप और कीटोन ग्रुप होता है। यूरेसिल में कीटोन ग्रुप होते हैं। यहाँ भी देखिए कीटोन ग्रुप आप जानते हैं, C+O। यहाँ पर भी देखिए आप कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर भी देखिए आप कीटोन ग्रुप है। क्लियर बात हो गई। क्लियर हुआ। अब आप करिए सेटिस्फाई वैलेंसी। किसकी? आप सेटिस्फाई वैलेंसी करिए नाइट्रोजन की। तो देखिए इधर बच्चों 1 2, आपको मालूम है 3 वैलेंसी होती है, तो एक H यहाँ लगाइए। इसी तरह 1 2, आपको मालूम है नाइट्रोजन की एक वैलेंसी कम हो रही, एक H यहाँ लगा दीजिए। मीन्स दैट आपका कौन सा स्ट्रक्चर तैयार हो गया? जो आरएनए के अंदर पैरामिडीन बेस था यूरेसिल, उसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। क्लियर। ऐसे ही तीसरा बनाते हैं थायमिन। थायमिन में ध्यान रखिएगा बच्चों, थायमिन में स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा इसकी तरह। यहाँ पर 5th पोजीशन पर इसमें मैथिल ग्रुप लिखा होगा। क्या जुड़ा होगा? मैथिल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? मैथिल। यहाँ पर आप मैथिल जोड़िए और इसको आप लिख दीजिए थायमिन। कितना अच्छा हो गया, कितना आसान हो गया।
यानी मतलब जब आप थायमीन बनाएंगे तो आपको कीटोन ग्रुप प्लस मैथिल ग्रुप, लेकिन ध्यान रखना होगा कि मैथिल ग्रुप 5th कार्बन पर है, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी थायमीन का है 5-मैथिल। क्लियर हुआ? यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल का ही तो स्ट्रक्चर था, इसको हटाइए तो ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर हो गया और इसमें आप मैथिल लगाइए 5th कार्बन पर, तो अब ये बन गया थायमीन। कितना आसान है, आपने देखा। ट्रिक आपको मालूम है, 5 से 6 वाले में डबल बॉन्ड। बैलेंसी आप चेक करेंगे नाइट्रोजन की 3, तब आप हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरीके से आप पैरामिडीन के जितने भी हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन, उनके स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। आपने देखा कितना आसान था, प्रैक्टिस करेंगे और आसान होगा। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 5-मैथिल यूरेसिल, यानी मतलब थायमीन का दूसरा नाम क्या है? 5। द सेकेंड नेम ऑफ थायमीन इज 5-मैथिल यूरेसिल। क्लियर बात हुई? तो आपने इस तरीके से पैरामिडीन के स्ट्रक्चर देखे जो 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन के थे और मोनोसाइक्लिक के, देखिए एक ही साइकिल के अंदर। अब चलते हैं प्यूरीन की तरफ। बच्चों बात करेंगे दूसरे तरीके के नाइट्रोजनस बेस। एक तो पैरामिडीन जिसमें साइटोसिन, थायमीन, जिसका दूसरा नाम 5-मैथिल यूरेसिल, क्योंकि यूरेसिल और थायमीन के स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस है कि उसके 5th कार्बन पर मैथिल लगा हुआ है थायमीन में, और थायमीन पाया जाता है डीएनए में, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। क्लियर बात हुई? अब बच्चों हम लोग बात करेंगे आपके प्यूरीन बेसिस की, बात करेंगे प्यूरीन बेस की। बच्चों जो प्यूरीन बेस होंगे वो कैसे होंगे? डाईसाइक्लिक होंगे, डबल रिंग स्ट्रक्चर होंगे। एक तो इसमें रिंग वही होगी 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन की, साथ में एक रिंग और जुड़ी होगी इसमें। क्लियर हुआ? ये एक और रिंग जुड़ी होगी इसमें, और इसको बच्चों क्या नाम दे देते हैं? इसको नाम देते हैं इमीडेजोल रिंग। क्या कहते हैं? इमीडेजोल रिंग नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? इमीडेजोल रिंग। तो आपको देखना है प्यूरीन में आप क्या पढ़ेंगे? एडेनिन, ग्वानिन। बच्चों एडेनिन, थायमीन किस में ज़्यादा होते हैं? यूकैरियोट्स में। ग्वानिन, साइटोसिन का अमाउंट किस में ज़्यादा होता है? प्रोकैरियोट्स में। और दोनों कौन है? एडेनिन एंड ग्वानिन, दोनों ही डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? और कैसे हैं? डाईसाइक्लिक है। कैसे है बच्चों? डाईसाइक्लिक है, जिसमें एक रिंग तो पैरामिडीन है और साथ में दूसरी रिंग है इमिडाजोल रिंग। जो इमिडाजोल रिंग है वो आप इस साइड में देख रहे हैं। क्लियर हुआ? जिसके अंदर आपको कितने नाइट्रोजन दिख रहे हैं? 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन। तो 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन की इमिडाजोल रिंग है, और जो पैरामिडीन है वो 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन की है। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल क्वेश्चन है कि जो ये प्यूरीन बेस है उसमें जो इमिडाजोल रिंग है वो उसके अंदर नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन इज 2, कार्बन 1 2 3, कार्बन इज 3। और जो आप पहली वाली रिंग है जो पैरामिडीन की तरह है, जो पैरामिडीन है वो 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन की बनी है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डाईसाइक्लिक है। कैसा है? डाईसाइक्लिक है। आते क्या है? एडेनिन और ग्वानिन। चलिए एक चीज़ देखेंगे, आपने देखा था पैरामिडीन की नंबरिंग करने के लिए हम क्लॉकवाइज चले थे। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप प्यूरीन की बात करेंगे तो प्यूरीन की नंबरिंग के लिए आपको ध्यान देना होगा कि इसकी नंबरिंग के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। पैरामिडीन में तो आप क्लॉकवाइज चल रहे थे, जैसे घड़ी जिस तरह चलती है, यहाँ घड़ी के उल्टे चलना होगा नंबरिंग डालने के लिए। क्लियर हुआ? चलिए बनाना सीखते हैं एडेनिन और ग्वानिन। बच्चों एडेनिन और ग्वानिन को सीखने के लिए आप एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि जो एडेनिन होगा बच्चों, उस एडेनिन के अंदर अमीनो ग्रुप होगा। जैसे आपने पैरामिडीन में देखा था कि अमीनो ग्रुप साइटोसिन में था, इसी तरह एडेनिन के अंदर भी अमीनो ग्रुप होगा। ठीक है? लेकिन जो ग्वानिन का स्ट्रक्चर होगा बच्चों, उसमें अमीनो ग्रुप भी होगा और कीटोन ग्रुप भी होगा। अमीनो ग्रुप भी होगा और कीटोन ग्रुप भी होगा। किसमें? ग्वानिन में। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ इस समय आपका एडेनिन का।
चलिए देखिए, एडेनिन, एडेनिन लीजिए, एडेनिन आपने लिया। अब यहाँ पर पहला एक रिंग बनाइए, स्ट्रक्चर बनाइए ऐसे जैसे आप बनाते थे। ये यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आ गया, ये आ गया, क्लियर हुआ। यहाँ पे आया, ये भी नाइट्रोजन आ गया। यहाँ आइए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, क्लियर बात हुई, क्लियर। यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है अमीन ग्रुप, अमीनो ग्रुप, सॉरी मैं अमीन बोल रहा हूँ, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है जहाँ पर अमीनो ग्रुप है, जिस कार्बन पे अमीनो ग्रुप है उस नाइट्रोजन पे आप डबल बॉन्ड कर देते थे, कर दीजिए, क्लियर बात हुई, क्लियर हुआ। आगे चलिए, आगे आप देखेंगे कि इसमें अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप के पास वाले नाइट्रोजन जो होता है उसके साथ क्या कर दिया आपने? डबल बॉन्ड कर दिया, क्लियर हुआ। आगे एक इमेजोल रिंग बनाइए, ये आपकी इमेजोल रिंग आ गई, क्लियर हुआ। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, क्लियर। जहाँ पे अमीनो ग्रुप है आप एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग डालना शुरू करिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर हुआ। जब आपने पैरामिडीन पढ़ा था तो वहाँ पर जो पहली पोजीशन का नाइट्रोजन था वो शुगर के पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। मैं बाद में सिखाऊंगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे उसको। लेकिन जब आप पैरामिडीन शुगर से जुड़ेगा न्यूक्लियोटाइड बनाते समय, तो उसका जो 9th वाला नाइट्रोजन होगा वो फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आपने प्यूरिन और पैरामिडीन में एक और अंतर देखा कि यहाँ पे जो 9th वाला, जो इमिडाजोल रिंग में जो 9th नाइट्रोजन है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तब वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि बेस प्लस शुगर हो जाएगा। बेस तो ये हो गया, शुगर जुड़ जाएगी पहले कार्बन, शुगर का पहला कार्बन आपके इमेजोल रिंग के 9th नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा न्यूक्लियोसाइड, क्लियर हो। न्यूक्लियोसाइड बनेगा ना बेस प्लस शुगर, ठीक। इसी तरह आपको पैरामिडीन में ध्यान रखना है, पहला नाइट्रोजन पहले शुगर के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लियर। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर आपने नंबरिंग देख ली, आपने नंबरिंग देखी कैसी? नंबरिंग हो गई एंटी क्लॉकवाइज, कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6, क्लियर हुआ। आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लाइए, क्लियर हो गया। एक डबल बॉन्ड यहाँ आपका आ गया, क्लियर, क्लियर। और इस तरीके से आपका एक डबल बॉन्ड ये क्लियर हुआ पूरा। एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ गया, क्योंकि आपको बैलेंसी चेक करनी है। एक नाइट्रोजन एक बैलेंसी, दो बैलेंसी, तो एक बैलेंसी एब्सेंट है, इसका मतलब यहाँ पर आप H लगाइए। सीखा आपने? 1 2 तो एक H लगाइए, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी चेक करिए। रूल्स वही है, जहाँ पे अमीनो ग्रुप है जिस कार्बन पे, उसके पास वाले नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड बनाइए। आपने बनाया, क्लियर हुआ। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? एडेनिन। किसका हो गया? एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया। अगर यही बच्चों आपको ग्वानिन बनाना हो तो कुछ ना करिए, आप ग्वानिन के लिए आपको यहाँ से अमीन ग्रुप हटाना पड़ेगा, हटाइए। और अमीनो ग्रुप की जगह आप क्या लगा दीजिए, इसमें कीटोन ग्रुप लगाइए। क्या लगाइए? कीटोन। अब कीटोन लगा तो यहाँ से ये बॉन्ड आपका हटा, ये बॉन्ड हटाइए, क्योंकि अमीनो ग्रुप के साथ में बॉन्ड रहता है पास वाले नाइट्रोजन में, तो यहाँ हटाइए। अब यहाँ पे बैलेंसी देखिए, 1 2 नाइट्रोजन की 2 है, तो यहाँ पर H लगाइए, क्लियर हुआ बात। और जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पर जाकर आप अमीनो ग्रुप लगाइए। जब आप अमीनो ग्रुप लगा देंगे तो फिर आप यहाँ पे पास वाले नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड बनाइए, क्लियर हुआ। ये बन गया आपका किसका स्ट्रक्चर? ग्वानिन का। कैसे तैयार आप करेंगे कि ग्वानिन के अंदर अमीनो ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी है। ग्वानिन में अमीनो ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी है, लेकिन एडेनिन में केवल अमीनो ग्रुप है। क्या है?
अमीनो ग्रुप है, ध्यान रहेगा। और नंबरिंग कैसी करेंगे कार्बन की, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। पहली रिंग पैरामिडीन रिंग है जिसमें 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन, दूसरी इमीडेजोल रिंग है जिसमें कि आपके 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन है। क्लियर। और बच्चों प्यूरीन में बेस कौन कौन से, एडेनिन और गुआनिन। क्लियर। अब जो प्यूरीन किसी शुगर से जुड़ेगा तो उसका कौन सा नाइट्रोजन जुड़ेगा, ये मेडिकल का क्वेश्चन है। तो वो 9th पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन होगा वो डीऑक्सीराइबोज। अगर हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर के पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और अगर ये पैरामिडीन होता, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, तब फिर ये किससे जुड़ता, तो पहला नाइट्रोजन जो था, जो हम लोग काउंटिंग करते थे क्लॉकवाइज में, जो पहला नाइट्रोजन था बेस वाला, काउंटिंग बेस से करते थे पैरामिडीन की, देखा था आपने। तो पहला नाइट्रोजन डीऑक्सीराइबोज शुगर के पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड का बना है, जिसमें आपने नाइट्रोजनस बेसेस देखे, शुगर देखा, और उसमें जुड़ जाएगा फॉस्फेट। क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट जुड़ जाएगा उसमें, और बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ज़रा ध्यान दीजिए ज़रा। सपोज दैट ये शुगर है, आप स्ट्रक्चर सीख चुके हैं। आइए देखिए इसको, H H H OH H, और यहाँ पर ये पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है, 4th कार्बन। क्लियर हुआ। एंड दिस इज़ द 5th कार्बन। ये 5th कार्बन हो गया। तो जो फर्स्ट कार्बन है शुगर कौन सी हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है, शुगर इज डीऑक्सीराइबोज। अब इसके फर्स्ट कार्बन से जोड़ दीजिए बेस। मैंने बताया कि अगर ये पैरामिडीन बेस हो तो पैरामिडीन बेस का फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। अगर ये प्यूरीन हो तो उसके 9th पोजीशन के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, पहला कार्बन शुगर का, तो जिससे बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। तो ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, दिस इज़ द शुगर, इतना शुगर हुआ बच्चों, और ये बेस हुआ। तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाए, न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाए, न्यूक्लियोसाइड। अगर यहीं पर हम फॉस्फेट जोड़ दें 5th में, जो 5वां कार्बन है शुगर का, उससे फॉस्फेट जुड़ेगा। तो जब फॉस्फेट जुड़ेगा, जब बच्चों फॉस्फेट जुड़ेगा, तो ये फॉस्फेट जब जुड़ेगा तब ये बना देगा न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक एसिड किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, फॉस्फेट शुगर प्लस बेस, या बेस प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर। तो आपने देख लिया शुगर के साथ बेस जुड़ा तो न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर इतना बन गया। जब आपने फॉस्फेट जोड़ दिया तो ये कंप्लीट कहलाया न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाया, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी 2nd पोजीशन पर, हाइड्रोजन के साथ नहीं है, इसके मतलब है डीऑक्सीराइबोज शुगर है। मीन्स दैट ये हमने डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाया। क्लियर हुआ। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर विच इज़ अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि न्यूक्लिक एसिड हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। प्यूरीन के स्ट्रक्चर देखे, पैरामिडीन के स्ट्रक्चर देखे, कुछ उनके रूल्स देखे कि कैसे बनाना आसान है, कैसे ध्यान रखें ग्रुप। आपने देखा तो मैं ग्रुप ध्यान रखता था ताकि आपको बताऊं कि साइटोसिन के अंदर बच्चों अमीनो ग्रुप होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, और कीटोन ग्रुप होता है। बाकी थायमिन और यूरेसिल में, आपके थायमिन में 2 कीटोन हैं और एक 5वें कार्बन पर मैथिल है, इसीलिए 5 मैथिल यूरेसिल भी इसका दूसरा नाम है। आपको सिखाया था नंबरिंग क्लॉकवाइज होती है। इस तरीके से सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि पैरामिडीन में 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन होते हैं। इमीडिएडोल रिंग के अंदर आपके 3 कार्बन 2 नाइट्रोजन होते हैं। जो प्यूरीन होता है, अगर प्यूरीन बेस शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो उसका, अगर प्यूरीन है डाईसाइक्लिक है तो उसका 9th नाइट्रोजन जो होगा वो बॉन्ड बनाएगा। अगर 6 मेंबर पैरामिडीन बेस है, मान लीजिए या थाइमिन है, साइटोसिन या यूरेसिल है, तो उसका पहला नाइट्रोजन पहले शुगर के कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। These all are important because nucleic acid
बना होता है मोनोमर न्यूक्लियोटाइड का। तो जिस बच्चे ने न्यूक्लियोटाइड समझ लिया वो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाएगा। यहाँ तो न्यूक्लियोटाइड फास्फोईस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, फिर दूसरे न्यूक्लियोटाइड चेन में जुड़ेंगे तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हुए चले जाएंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी, लॉन्ग चेन बन जाएगी न्यूक्लियोटाइड की, जिसको बच्चों को पढ़ा दिया जाएगा DNA। थैंक यू वेरी मच।